हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं, बहुत मस्त हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू चैप्टर हमारी बुक हॉर्नबिल का, जो कि है द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। अब ये जो चैप्टर है इसका मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको अपना इन्वॉल्वमेंट आपको अपना करना पड़ेगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा आपका साइंस फिजिक्स फिक्शन पे बेस्ड है, यानी कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा एक दो आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और पूरा फिक्शन है। फिक्शन है यानी कि जो ये स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ये किसी की रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे स्टोरी बेस्ड नहीं है। तो ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे। ये गंगाधर पंत गायतोंडे कौन है? ये एक प्रोफेसर हैं और ये एक हिस्टोरियन है, यानी कि हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और ये कई सारे लेक्चर्स कहीं पे जाकर प्रेजेंट करते हैं या कहीं पे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। तो इन्होंने टोटल 999 लेक्चर्स अपनी लाइफ में डिलीवर किए हैं, यानी कि दिए हैं, और कई बार इनको इनवाइट किया जाता है एज अ चेयरपर्सन, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बहुत सारे लेक्चर्स में। तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है लेक्चर्स का, इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि कैसे क्राउड को फेस करते हैं। तो ये थे हमारे गंगाधर पंत गायतोंडे। अब ये जो स्टोरी है पूरी इन्हीं पे रिवॉल्व होती है। एक दिन इन्होंने टोटल, मैंने आपको क्या बताया, 999 इन्होंने अपने लेक्चर्स दे दिए थे। एक दिन अपनी कार में बैठ के ये अपना 1000th यानी कि 1000वां अपना लेक्चर कहीं देने जा रहे थे। और कहाँ देने जा रहे थे? ये बॉम्बे के आज़ाद मैदान में अपना ये लेक्चर देने जा रहे थे। और जब ये गाड़ी में बैठे हुए थे तो इनके हाथ में एक पेज था, एक दो पेजेस थे जिसमें इनकी पूरी लेक्चर, इनकी पूरी स्पीच लिखी हुई थी जो उन्हें वहाँ पे जाकर देनी थी। और इनके लेक्चर का टॉपिक था व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कैटास्ट्रोफ थ्योरी ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत क्या है? बैटल ऑफ पानीपत, हम सबको पता है कि 3 बैटल्स हुए थे पानीपत में, एक बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। तो जो थर्ड बैटल था वो किसके बीच में था? वो था अफगान्स के बीच में और मराठास के बीच में, जिसमें मराठास हार गए थे और अफगान्स जीत गए थे। तो एग्जैक्टली यही था आपका बैटल ऑफ पानीपत। तो जब मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे अपनी कार में बैठकर जा रहे थे अपना लेक्चर डिलीवर करने, तो उनका जो स्पीच का टॉपिक था वो एग्जैक्टली इसी बैटल पे बेस्ड था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे बेस्ड था, कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी का कि क्या इम्प्लीकेशन है, क्या रिजल्ट होगा हमारे बैटल ऑफ पानीपत पे। ये उनका पूरा एक टॉपिक था जिस पे वो पूरा प्रिपेयर कर रहे थे। अब कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या है, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिटेल में हम वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो अपने इस टॉपिक के बारे में, अपने इस लेक्चर के बारे में सोचते जा रहे थे, अपने पेज में अपनी लेक्चर की जो लाइन थी वो रीड करते हुए जा रहे थे। एंड सडनली क्या होता है, इनकी जो कार होती है वो एक बड़ी सी ट्रक से कोलाइड कर जाती है, यानी कि टकरा जाती है, और इनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। किसका? मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे का। एंड ये 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। अब जब ये कोमा में जाते हैं तो ये कोमा की स्टेट में 2 दिन के लिए होते हैं। एंड 2 दिन में ये क्या अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, ये पूरा इमेजिन करते हैं कि ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ये जो हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, बैटल ऑफ पानीपत का बारे में जो हमने हमारी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा हुआ है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए, एक तो होता है रियल वर्ल्ड, हमारे सामने हमारा रियल असली दुनिया है, जैसे कि ये हमारी असली दुनिया है। हमें हमारी हिस्ट्री पता है कि पहले अशोका आए थे, फिर समुद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर उसके बाद कोई आए होंगे, फिर कोई आए होंगे, एंड देन उसके बाद एंड में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फिर ब्रिटिशर्स आए। ये सब हमें हमारी स्टोरी पता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ये तो पता ही है हमें, क्योंकि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है यानी कि सच्चाई है और इससे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एक हमारे लाइफ में एक पैरेलल वर्ल्ड भी होता है। पैरेलल वर्ल्ड यानी रियलिटी में जो वर्ल्ड है इससे हटके एक दूसरा वर्ल्ड जो हमारे दिमाग में होता है। तो एग्जैक्टली वही एक वर्ल्ड जो था वो वर्ल्ड चल रहा था मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे के दिमाग में। जब वो कोमा की स्टेट में हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए थे तो उनके दिमाग में एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा था। अब ये अलग वर्ल्ड क्यों चल रहा था? क्योंकि वो जब कार में बैठ के जा रहे थे तो उस वक्त वो क्या सोच रहे थे? बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, और इसके ऊपर कैटास्ट्रोफ थ्योरी के क्या इम्प्लीकेशन है, क्या रिजल्ट पड़ेगा, इसी बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यही इनका टॉपिक था इनके लेक्चर का। एंड सडनली क्या होता है, उनकी गाड़ी कोलाइड कर जाती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है इनकी गाड़ी का। तो जब वो कोमा में जाते हैं तो वो कोमा में उसी बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसी सिचुएशन में उनकी एक्सीडेंट हुई थी। तो जब वो कोमा में चले गए तो वही उनके दिमाग में सब ख्याल आ रहे थे और वही पूरा इनके दिमाग में इमेजिनेशन बन रही थी। तो इनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था
कि ये जो पूरा बैटल ऑफ पानीपत है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। रियलिटी में बैटल ऑफ पानीपत में मैंने आपको बताया कि क्या हुआ कि मराठास हार गए थे और अफगान्स जीत गए थे, और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए, यानी कि रूल करने के लिए, यही हुआ था। और जो मराठास के जो लीडर थे विश्वास राव, उनको गोली लग गई थी इसलिए वो मर गए थे। तो जो पैरेलल वर्ल्ड चल रहा था गंगाधर पंत के माइंड में, जो एक अलग उनके दिमाग में हिस्ट्री चल रही थी, हिस्ट्री के बारे में ख्याल चल रहे थे, उसमें काफ़ी हिस्ट्री के जो फैक्ट्स थे वो चेंज हो गए थे। यानी कि जब हम सोते हैं, कभी हम नींद करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं, हम सपने देखते हैं। और सपने में क्या होता है, सपने में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। मैं इमेजिन करूंगी कि मैं तो फ्लाई कर रही हूँ, मैं तो उड़ रही थी, तो क्या मैं रियलिटी में उड़ सकती हूँ, फ्लाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये फैक्ट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तो ड्रीम देख रही थी और मेरे दिमाग में एक पैरेलल वर्ल्ड है, यानी एक अपना एक ख्याली दिमाग है जिसमें मैं कुछ भी इमेजिन कर सकती हूँ, कुछ भी सोच सकती हूँ। तो एग्जैक्टली उसी पैरेलल वर्ल्ड में, उसी ख्याली दिमाग में, कोमा की स्टेट में, जब मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए थे, तो वो यही सोच रहे थे कि हिस्ट्री में चेंजेस हो गए। और चेंजेस क्या हुए हैं, वो ये सोच रहे थे कि जो बैटल ऑफ पानीपत था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो मराठास हारे नहीं है, वो मराठास जीत गए। ऐसा उन्होंने सोचा अपने पैरेलल वर्ल्ड में, अपने दिमाग में इमेजिन किया। और जो उनके लीडर थे विश्वास राव, किसके, मराठास के, वो बच गए थे, उन्हें गोली नहीं लगी, बल्कि गोली उनके कान से थोड़ा सा पास जाके निकल गई। और कितने पास, एक तिल, एक सेसमे सीड जितना छोटा सा तिल का अगर आप बीज जाके अपने किचन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना होता है, एक बस एक डॉट जितना, इतना छोटा सा होता है। तो इतनी डिस्टेंस से जो गोली थी, जो बुलेट थी, वो विश्वास राव के कान के पास से निकल गई और वो बच गए। और इस तरीके से मराठास जीत गए थे और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान्स का लीडर था, वो मारा गया। तो ये उनके दिमाग में चल रहा था। और ये बात तो सच नहीं थी, ये तो उन्होंने अपने दिमाग में कुछ भी ख्याल इमेजिन किया और जो फैक्ट से, जो रियलिटी से अलग था। अब अपने दिमाग में जब ये इमेजिन कर रहे थे ये सब चीज़ें, तो ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई मुझे तो ये पता है कि ये दुनिया में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो जीत गए थे कौन, अफगान्स जीते थे, अफगानिस्तान वाले जीत गए थे, अफगान पीपल जीत गए थे। तो यहाँ मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अफगान्स जो थे वो यहाँ पर क्या हुए थे, वो हार गए और मराठास जीत गए। तो इसी डाउट को, हिस्ट्री का जो ये डाउट उनके दिमाग में ऐसे आ रहा था ख्याल में, वो इसे क्लियर करने के लिए अपनी ही इमेजिनेशन में कहाँ जाने लगे, ट्रेन में बैठ के बॉम्बे जाने लगे। अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि गंगाधर पंत गायतोंडे बॉम्बे जा रहे थे अपना 1000th लेक्चर देने के लिए, और आज़ाद मैदान ही जा रहे थे बॉम्बे में। लेकिन कैसे जा रहे थे, वो कार से जा रहे थे। लेकिन अपने ख्याली वर्ल्ड में वो क्या इमेजिन कर रहे थे कि मैं तो ट्रेन से जा रहा हूँ। तो हमारे पैरेलल वर्ल्ड में, अपने ख्याली दिमाग में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो एग्जैक्टली यही वो चीज़ इमेजिन कर रहे थे कि अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, और इस बार मैं लेक्चर देने नहीं जा रहा हूँ बॉम्बे में, बल्कि इस जो उनके दिमाग में डाउट्स थे कि कैसे अफगानिस्तान हार गई और मराठास जीत गए, और ये जो डाउट्स थे हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको क्लियर करने जा रहे थे। और कैसे क्लियर करने जा रहे थे कि उनका ये प्लान था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और बॉम्बे में एक बड़ी सी एशियाटिक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आज भी वहाँ पर है, वहाँ उस लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री के बुक्स पढ़ूंगा। तब मुझे पता चलेगा कि मेरा डाउट कहाँ आ रहा है और कहाँ गलती हो रही है, कहाँ रियलिटी चेंज हो गई है। तो वो क्या करते हैं, वो इस लाइब्रेरी में जाते हैं, बॉम्बे पहुंचते हैं ट्रेन से अपने ख्याली दिमाग में, अपनी पैरेलल माइंड में, और वहाँ जाके पहुंचते हैं लाइब्रेरी में। बहुत बढ़िया सी लाइब्रेरी थी, बैठते हैं और वहाँ पे वो लाइब्रेरियन से 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री लेते हैं। 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है 5 एडिशंस ऑफ बुक, एडिशंस भी यानी 5 पार्ट्स ऑफ बुक। जैसे मैं बोलूँगी कि किसी एक बड़ी सी बुक का एक पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो उसको हम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5 का भी नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने यही 5 वॉल्यूम्स की जो बुक्स थी किनसे ली, लाइब्रेरियन से ली, ताकि वो रीड कर पाएँ और हिस्ट्री की बुक्स को रीड करके अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ। तो जब वो ये क्लियर करते हैं तो इन्होंने देखा कि जो 5 बुक्स हैं ये इन्होंने ही लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने क्या बताया था वो एक हिस्टोरियन है, तो हिस्टोरियन होने के नाते उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी थी। तो उनमें से उन्होंने देखा कि कुछ बुक्स तो उन्होंने भी लिखी थी। तो वो वॉल्यूम 1 पढ़ना शुरू करते हैं, जो अशोका से शुरू होती है, फिर समुद्रगुप्त मौर्य, या फिर जो भी उसके बाद हिस्टोरियंस हिस्ट्री में जो भी किंगडम्स, जो किंग्स आए थे जिन्होंने रूल किया था, उन्होंने उसके बारे में सब इन बुक्स में पढ़ा और वो सही जा रहा था। अब तक उनका कोई डाउट नहीं था कि अब तक जो उन्हें पता था और जो वो देख रहे थे अपने पैरेलल वर्ल्ड में, सब सही जा रहा था। लेकिन 5th वॉल्यूम पे जब वो आए, 4th वॉल्यूम तक सब सही था हिस्ट्री में, जब वो 5th वॉल्यूम पर आए
तो उन्होंने क्या किया, बुक को आगे से और पीछे से दोनों साइड से पढ़ना स्टार्ट किया, यानी आगे से भी पढ़ते गए और फिर पिछली बुक्स उसी किताब के जो पिछले पन्ने वो बैक रीड करते गए, दोनों तरफ से पढ़ते गए कि कहाँ पे मैं चूक रहा हूँ, कहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो रही है। तो वो एक पॉइंट पे आते हैं, बीच में एक पन्ने पे आते हैं, एक पेज पे आते हैं, जहाँ पे उन्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो रही। तो वहीं पे उसी पेज पे वो पढ़ते हैं कि जो विश्वासराव थे, जो मराठास के जो लीडर थे, वो बच गए। उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है। तो उनका अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो वो किताब थी उसमें जो 5th वॉल्यूम की हिस्ट्री बुक थी उसमें क्लियरली पूरे बैटल के बारे में, पूरी लड़ाई के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ उस लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उस लड़ाई के बाद हुआ क्या, क्या क्या चेंजेस आए, कितने लोगों को कितनी टेरिटरी मिल गई, कौन से किंग्स को कौन सी लैंड मिल गई, ये सब चीज़ उसमें मेंशन थी। लेकिन उनको क्या चाहिए थी, गंगाधर पंत गायतोंडे को उनको पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, एक और बुक ली, एक और बुक उठाई अपनी लाइब्रेरी से, जिसका नाम था भाव साहेब बांची भाकर। ये एक बुक है जो पूरी मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और मराठाज ने जितने भी बैटल्स लड़े हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ वॉर्स लड़ी हैं टिल डेट, वो सब उस बुक में क्लियरली दिया हुआ है और उसमें सब चीज़ें डिटेल में दी हुई है। तो ये पूरी भाव साहेब बाची भाकर पढ़ते 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 एकदम से लाइब्रेरियन आती है और उनसे कहती है कि सर टाइम हो गया है, रात के 8 बज गए, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। तो वो कहते हैं ठीक है चलो मैं चले जाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चुपचाप से एक दो कुछ पेजेस और एक भाव साहेब बाची भाकर की जो वो बुक थी वो अपने पॉकेट में टक कर लिया, यानी रख ली कि चलो मैं बाहर जाके पढ़ लूँगा, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस थे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। अब जब वो लेकर आते हैं, बाहर आते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं डायरेक्टली आज़ाद मार्केट की तरफ, आज़ाद मैदान की तरफ, सॉरी। और ये आज़ाद मैदान क्या है, ये वही आज़ाद मैदान है जहाँ पे रियल लाइफ में गंगाधर पंत गायतोंडे कार से जा रहे थे अपना 1000th लेक्चर देने के लिए। 1000 यानी कि 1000th लेक्चर देने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। और अब वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में भी, यानी इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में, जब वो कोमा में थे और वो पूरा लेट के पूरा सोच रहे थे, उस टाइम भी जाके वो कहाँ पहुँचते हैं, आज़ाद मार्केट पहुँचते हैं और देखते हैं बहुत सारा वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हुआ है, एक पंडाल बना हुआ है और वहाँ पे कोई सा लेक्चर चल रहा है। अब लेक्चर चल रहा है और उसके बाद क्या है, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो चेयरपर्सन की, जो गेस्ट ऑफ ऑनर की कुर्सी वो खाली पड़ी है। अब उन्होंने, गंगाधर पंत गायतोंडे ने तो 999 लेक्चर्स अपनी लाइफ में डिलीवर कर दिए हैं। तो क्या हुआ, उनको बहुत ही जैसे एक मैग्नेट कैसे आयरन से जाके चिपकता है, वो भी फटाफट भग के गए और कुर्सी पे जाके बैठ गए और माइक उठा के अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने लगे, यानी कि अपनी कुछ भी स्पीच वगैरह देने लगे। तो क्राउड उनसे बोलता है कि प्लीज़ हट जाओ इस चेयर से, हमारा यहाँ ये चेयर हमारी सिंबल है, यानी कि खाली जो चेयर रखी हुई है इस पर हमारा कोई गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बैठेगा, ये हमारी सिंबल है, यानी कि हम सिर्फ ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कोई गेस्ट ऑफ ऑनर बैठा है, लेकिन हम किसी को बिठाएंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत बोर हो गए गेस्ट की लेक्चर्स और इंट्रोडक्शंस, लंबी लंबी स्पीचेस सुन के। तो हमें नहीं सुनना, हमें सिर्फ स्पीकर को सुनना है। जो वहाँ पे बंदा खड़ा था, एक स्पीकर था, वो सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा था, तो बोल रहा था हमें किसी चेयरपर्सन के लंबे इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ स्पीकर की बातें सुनेंगे। तो फिर भी गंगाधर पंत गायतोंडे वहाँ से हटे नहीं, और जो क्राउड था, जो पूरी ऑडियंस वहाँ पे थी, उन्होंने उनको बहुत इंसल्ट किया, उनके ऊपर टमाटर अंडे फेंके, लेकिन फिर भी वो नहीं हटे। उसके बाद आखिरी में जो क्राउड था वो बहुत गुस्से में आ गया और उन्होंने पूरा थोड़ी झड़प हुई उनके बीच में, और क्राउड ने उनको उठा के कहीं पे हटा दिया, पूरी स्टेज से उतार के उनको नीचे उतार दिया। और इसी झड़प में जब वो कोमा में लेटे हुए थे तो उनकी एकदम से आंख खुलती है। फाइनली वो 2 दिन बाद कोमा से बाहर आते हैं। तो कोमा से वो बाहर किस सिचुएशन में आए, जब वो कोमा में ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि कोई क्राउड है और वो मुझे उठा रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती मुझे स्टेज से नीचे उतार रहे हैं और इतने सारे लोगों ने जैसे मुझे पे अटैक कर दिया। तो उस टेंशन में या फिर उस सीन को इमेजिन करते हुए अपने वर्ल्ड में एकदम से वो कोमा से बाहर आ गए, उठ गए। तो इस तरीके से वो अपने पैरेलल वर्ल्ड, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आ गए वापस अपनी रियलिटी में। अब जब वो रियलिटी में बाहर आते हैं तो वो अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं जिसका क्या नाम है, राजेंद्र देशपांडे। तो वो राजेंद्र देशपांडे नाम के अपने फ्रेंड को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कि कैसे वो जा रहे थे, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और फिर वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, जैसे कि पास्ट में कहीं पहुंच गए और हिस्ट्री में जैसे पहुंच गए वहाँ पे। और फिर वहाँ पे क्राउड ने उनके साथ इस तरीके से हाथापाई करी या झड़प करी उनको स्टेज से नहीं तो उतारने के लिए, तो इसलिए वो फाइनली बाहर आ गए और फाइनली अपनी रियलिटी वर्ल्ड में आ गए, कोमा से बाहर आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजेंद्र देशपांडे बोलता है कि ये पॉसिबल है कि आप एक रियलिटी वर्ल्ड में हो और सडनली कहीं और पहुंच जाते हो, ऐसा हो सकता है। और इसके पीछे 2 साइंटिफिक थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी होती है कैटास्ट्रोफ थ्योरी। अब कैटास्ट्रोफ थ्योरी का मतलब ये होता है
कि प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो पूरी इंटायर सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो ज़रा से हिलती हैं, बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं, मतलब ज़रा सा 0.01% का समझो, उसमें ज़रा सा मूवमेंट होता है और पूरी धरती पे भूकंप आ जाता है। तो इसी को कैटास्ट्रोफिक थ्योरी कहते हैं, यानी कि डिजास्ट्रस मोमेंट कहते हैं, कि किसी भी एक सिचुएशन में ज़रा सा भी चेंज आया तो पूरी सिचुएशन बुरी तरीके से चेंज हो जाती है, उसके सारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कैटास्ट्रोफ थ्योरी समझाई किसके ऊपर? गंगाधर पंत गायतोंडे के ऊपर, कि वो नॉर्मली गाड़ी से जा रहे थे और सडनली क्या होता है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो नॉर्मली एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, थोड़ा सा चेंज हुआ और उसकी वजह से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, वो कोमा में चले गए और उसके बाद वो एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चले गए, तो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई सिर्फ एक छोटे से चेंज की वजह से। और वो छोटा सा चेंज क्या है? उनका एक्सीडेंट हुआ तो सडनली वो कोमा में चले गए थे फिर। तो ये उन्होंने एक थ्योरी बताई कि हो सकता है कि ये एक थ्योरी लग रही है आपके इस पैरेलल वर्ल्ड में जाने का, ये हो सकता है एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड रीज़न उन्होंने दिया डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी में क्या होता है? क्वांटम थ्योरी में ये बोला जाता है कि एक एटम होता है, हमने सबने बचपन में साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी चीज़ एटम होती है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नाम के ये सब पार्टिकल्स घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बताते हैं राजेंद्र देशपांडे और कहते हैं कि जो ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये आपका पूरा क्या है? एक न्यूक्लियस है, और सॉरी पाथ है, न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, ये आपका न्यूक्लियस मान लीजिए, और उसके आसपास अलग अलग स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। ये न्यूक्लियस है और आसपास अलग अलग क्या है? स्टेट्स हैं, यानी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिसमें कौन ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये मान लीजिए जो पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो बिहेवियर है, यानी कि ये कैसा बिहेव करने वाले, कैसा रिएक्ट करने वाले, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई अजम्पशन नहीं लगा सकता। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाए, इस स्टेट में आ जाए, और इस स्टेट से हो सकता है इधर आ जाए, तो कोई ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पूरी सिचुएशन पता होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ये जो मैंने राउंड्स बनाए ना, आप इसको स्टेट्स मानिए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने में कोई इनका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और क्या होता है कि ये जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी आते हैं और पल्स ऑफ रेडिएशन छोड़ते हैं। तो एग्जैक्टली यही जो पूरी सिचुएशन थी क्वांटम थ्योरी की, वो उन्होंने लगाई किसकी लाइफ पे? गंगाधर पंत की लाइफ पे। और वो ये बोला कि आप अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन समझो जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले गए, यानी कि एक रियल वर्ल्ड से दूसरे किसी पैरेलल वर्ल्ड, एक इमेजिनेशन ख्याली वर्ल्ड में चले गए, और ये आप ट्रांजिशन कर गए, यानी कि आप चेंज कर गए एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड, और आपका बिहेवियर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा। तो वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हैं किससे? गंगाधर पंत गायतोंडे से। तो उन्होंने इस तरीके से ये दो थ्योरीज बताई उनके इस पैरेलल वर्ल्ड के एक्सचेंज होने में। अब वो बोलते हैं गंगाधर पंत गायतोंडे कि नहीं, मुझे तुम्हारी इन बातों पे बिलीव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो सच में उस जगह पहुंच गया था और पता नहीं यहाँ कैसे आ गया हूँ। और उन्होंने क्या दिया? एक प्रूफ दिया, एक एविडेंस दिया राजेंद्र देशपांडे को, और अपनी पॉकेट में से वो भांची भाकर निकाली और वो कुछ पेज निकाला जो उन्होंने निकाल दिया था उस लाइब्रेरी से जो वो ले आए थे। तो वो ये रीड करते हैं और पूरा पढ़ते हैं और वो थोड़े से एस्टॉनिश हो जाते हैं। कौन? राजेंद्र देशपांडे। और वो कहते हैं कि अच्छा ओके, लेकिन फिर वो स्माइल करते हैं एंड में, और वो ये चीज़ पे कंक्लूड करते हैं कि ये तो वही पेज है जो आपका लेक्चर था, जो 1000th लेक्चर, जो आप 1000वां लेक्चर देने वाले थे ना, तो आपके हाथ में जो लेक्चर की स्पीच वगैरह थी, ये तो वही स्पीच है, ये तो वही पेज है। तो वो स्माइल करते हैं और यहीं पर फिर हमारी थोड़ी बहुत स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये था इस बड़ी सी स्टोरी, एडवेंचर की स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। आइए इस एडवेंचर में साथ में चलते हैं। द चैप्टर द एडवेंचर इज अ स्टोरी अबाउट प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे हु स्ट्रेंजली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो गंगाधर पंत गायतोंडे के ऊपर ये एक स्टोरी है जो स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए। और कौन से वर्ल्ड में? दिमाग वाले, वो पैरेलल वर्ल्ड में। ही नोज इट इज पुणे बट द फैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही बिलीव्स। उनको पता है कि वो पुणे में थे,
वो पुणे से बॉम्बे जा रहे थे, पुणे के रहने वाले थे और बॉम्बे लेक्चर देने जा रहे थे। तो वो कह रहे थे उन्हें पता है ये पुणे है, लेकिन जो फैक्ट्स थे, जो चीज़ें उन्हें पता थी, वो उनके पैरेलल वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट थी। यानी कि जो उन्हें सच्चाई पता थी और जो उनके दिमाग में ख्याली चीज़ें हो रही थी, दोनों अलग थी और दोनों डिफरेंट थी। ही डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे वायर जीजामाता एक्सप्रेस। तो वो क्या करते हैं, अपनी इसी ख्याली दिमाग में ट्रेन से जाते हैं। और कौन सी ट्रेन से? जीजामाता नाम की एक्सप्रेस से जाते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, वो अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए कि हिस्ट्री में कहाँ चेंज आ रहा है। When he reached Bombay, things were different. When he decides to investigate the history, he finds some surprising facts. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा और पूरा देखूंगा कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जब वो जैसे बॉम्बे पहुंचते हैं तो उनको बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें दिखती हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टिल रूलिंग एंड द बैटल ऑफ पानीपत हैड बीन वन बाय मराठाज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी है जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी सालों पहले, यानी कि चीज़ें बेचने खरीदने आई थी और यहीं पे बस गई और वो ब्रिटिशर्स के तौर पे यहाँ पे हमारे ऊपर रूल करने लगे। तो वो देखे उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भी रूल कर रही है इंडिया पे, ये उन्होंने अपनी हिस्ट्री में, अपनी ख्यालों में देखा। और मराठास का जो बैटल था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो मराठास जीत गए थे, जबकि रियलिटी क्या थी कि मराठास हार गए थे और अफगान्स जीत गए थे। तो ये चीज़ उन्हें दिखी जो कि बहुत अजीब थी। अब ये चीज़ जो है ये सच नहीं है, सच कुछ और है, पर ये उनके पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा उन्होंने देखा। इनफैक्ट जो ट्रेन से उन्होंने ट्रैवल किया ये भी उनका पैरेलल वर्ल्ड में था, क्योंकि रियलिटी में तो वो कार से जा रहे थे। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू एंड हैड स्टडीड। तो ये जो चीज़ें हो रही थी ये बिल्कुल अलग थी जो उनको पता था उससे, और जो भी उन्होंने पढ़ा था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट थी। The East India Company was taken aback after events of 1857 and the Battle of Panipat had been won by Mughals. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी रियलिटी में was taken aback, यानी कि वो शॉक में आ गई थी। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ अबैक यानी कि शॉक में आ गई थी, तो उनको हटा दिया गया था 1857 के रिवोल्ट में। यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया था, यानी भेज दिया गया था। और पानीपत का जो लड़ाई थी, जो बैटल थी, वो मुगल्स ने यानी कि अफगान्स ने जीत ली थी। मुगल्स अफगान्स वन एंड ऑल सेम थिंग, तो उन्होंने जीत ली थी। तो सच्चाई ये थी कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी और मुगल्स जो थे वो जीत गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये उनको सच्चाई पता थी और ये वो देख रहे थे। दिस थिंग ही वॉज सीइंग इन बॉम्बे अपने पैरेलल वर्ल्ड में, और ये चीज़, इतनी चीज़, ये एक्चुअली रियलिटी में सच है और यही चीज़ उन्होंने और हम सब ने पढ़ी हुई है, जो हम सबको पता है। तो इन दोनों चीज़ों में वो कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो इसी को इन्वेस्टिगेशन में वो लग गए थे। यहाँ से हम अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड। लेट्स बिगिन। The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. अब यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे आपको नहीं बताया जा रहा है कि भाई सबसे पहले उन्होंने लेक्चर देने जा रहे थे, कार में एक ट्रक आई, कोलाइड कर गई। नहीं, ये सब जो है ये बैकग्राउंड स्टोरी का, यानी कि ये अलग से बताया गया है। यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है उनकी पैरेलल वर्ल्ड से, यानी कि हम जो स्टोरी अब पढ़ रहे हैं यहाँ से वो उनके ख्याली दिमाग में जब वो इन्वेस्टिगेट करने ट्रेन से जा रहे थे बॉम्बे, ये वहाँ से पढ़ रहे हैं हम। तो आप यहीं से अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सब इमेजिनेशन है, यानी कि वो सब अपने ख्यालों में देख रहे हैं। कोमा में लेटे हुए हैं हॉस्पिटल की बेड पे और अपने दिमाग में ये सब सोच रहे हैं। और कितने दिन के लिए वो कोमा में थे? 2 दिन के लिए। तो ये पूरा 2 दिन का उनके जो पूरे इवेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं हम। तो जो जीजामाता एक्सप्रेस थी उनके ख्यालों में वो बहुत तेज जा रही थी। कहाँ? पुणे से लेके बॉम्बे। वो कहाँ रहते थे? पुणे। और पुणे से लेके वो कहाँ जा रहे थे? बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे? बॉम्बे का तो नाम अब मुंबई हो गया, काफ़ी सालों से चेंज हो गया है। बॉम्बे इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब बॉम्बे बोला जाता था मुंबई को, तो ये तब इसीलिए बॉम्बे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो पुणे से लेके बॉम्बे जा रहे हैं, और जो डेक्कन क्वीन नाम की दूसरी ट्रेन है उससे ज़्यादा तेज़ कौन सी चलती है? जीजामाता एक्सप्रेस। इसीलिए वो बता रहे हैं कि मैं जीजामाता एक्सप्रेस से गया। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। तो वो ये बता रहे हैं, टाउनशिप्स यानी कि टाउन्स एंड विलेजेस। तो जब वो पुणे के बाहर निकले, ट्रेन से चलना स्टार्ट हुए, तो वो ये बता रहे हैं कि कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, कोई टाउन्स और विलेजेस रास्ते में नहीं पड़े। द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 मिनट्स। तो पुणे से जब वो चले तो पहला स्टॉप उनका, पहला स्टेशन क्या आया? लोनावला, जो 40 मिनट्स में आ गया था। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। अब ये घाट सेक्शन क्या है? घाट यानी कि ये एरिया,
इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो घाट सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, ये वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है। और वो बोल रहे हैं कि जो घाट सेक्शन था, जो वेस्टर्न घाट्स का सेक्शन था, वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उनको रियलिटी में पता है। तो इसके बारे में उनको कोई शौक नहीं लग रहा था, अरे ये अलग है वेस्टर्न घाट्स का एरिया, नहीं, जैसा उनको रियलिटी में पता था वैसा वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में भी घाट सेक्शन को देख रहे थे। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजट ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। तो ट्रेन लोनावला के बाद कहाँ स्टॉप हुई, दूसरे स्टेशन पे जिसका नाम है करजट, और बहुत कम ब्रीफली यानी बहुत कम टाइम के लिए वहाँ रुकी और फिर से बहुत तेज स्पीड में आगे की तरफ चल दी। इट रोड थ्रू कल्याण, रोड यानी कि मूव एट अ वेरी हाई स्पीड वाइल मेकिंग अ लाउड नॉइज। तो ट्रेन बहुत स्पीड में तेज साउंड करती हुई कल्याण नाम के इस स्टेशन को उसने क्रॉस किया, इसके थ्रू आगे बढ़ी। Meanwhile, the racing mind of Professor Guy Tonde had arrived at a plan of action in Bombay. तो जब तक वो ट्रेन में बैठे हुए थे तो मिस्टर गंगाधर पंत गाय तोंडे का जो रेसिंग माइंड का मतलब ये होता है, रेसिंग माइंड का मतलब ये होता है जब आपका माइंड बहुत तेज चल रहा है, यानी आप बहुत सारी चीज़ें साथ में सोच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि गंगाधर पंत का जो दिमाग है वो एक रेसिंग माइंड की तरह दौड़ रहा था और एक प्लान के बारे में सोच रहा था। कौन सा प्लान, कि यहाँ से बॉम्बे पहुँचने के बाद वो क्या करने वाले हैं। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of this sooner. तो क्योंकि वो हिस्टोरियंस थे और हिस्टोरियंस की हैबिट होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लान करके चलते हैं, प्री प्लान करके चलते हैं। तो जब वो अपने दिमाग में सोच रहे थे प्लान के बारे में कि मैं बॉम्बे जाके ऐसा ऐसा करूँगा, तो उस वक्त ये भी सोच रहे थे कि मुझे तो इस चीज़ के बारे में पहले से और प्लान करके रखना था। He would go to a big library and browse through history books. तो अब यहाँ वो क्या करेंगे, प्लान में क्या सोच रहे थे कि बॉम्बे जाके मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी जाऊँगा एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, ब्राउज यानी कि रीड थ्रू, बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स उस लाइब्रेरी में जाके रीड करूँगा। That was the surest way of finding out the present state of affairs was reached. और यही एक सही तरीका, यही एक बेस्ट तरीका है जिससे वो बता पाएंगे कि कहाँ पे हिस्ट्री में चेंज आया है, क्योंकि हिस्ट्री के बुक्स पढ़ के ही उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. अब राजेंद्र देशपांडे कौन है? राजेंद्र देशपांडे हमारी स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर हैं, जो कि गंगाधर पंत गायतोंडे के फ्रेंड हैं। तो वो ये बता रहे हैं, उन्होंने ये भी प्लान किया था कि जब मैं बॉम्बे जाऊंगा, पूरा रीड कर लूँगा, सब कुछ हिस्ट्री के बारे में पता कर लूँगा, फिर मैं वापस बॉम्बे से पुणे आऊँगा और राजेंद्र को पूरा बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके आया हूँ। वो अपने फ्रेंड से सब चीज़ें शेयर करते थे। That is assuming that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। अब वो एक चीज़ और सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं क्योंकि वो अपने पूरे ख्याली वर्ल्ड में, ख्याली ट्रेन में जा रहे हैं और बॉम्बे जाके वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी जाऊँगा और हिस्ट्री की बुक्स पढ़ूंगा, और ये भी सोच रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा ना तब मैं राजेंद्र को सब बताऊँगा। अब क्या राजेंद्र सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही थी, डिफरेंट हो रही थी, तो वो उनके दिमाग में एक चीज़ और है कि ऐसा तो नहीं कि राजेंद्र देशपांडे नाम का जो मेरा फ्रेंड है वो भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उनके दिमाग में ऐसा डाउटफुल ख्याल आ रहा था। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, और जब ट्रेन आगे चली तो एक बड़ा सा टनल आया और उस टनल से पहले ट्रेन आके स्टॉप हो गई। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। तो जब टनल से पहले उनकी ट्रेन रुकी तो वो कहाँ रुकी? एक स्टेशन पर रुकी जिसका नाम था सरहद। An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन यानी कि ब्रिटिश पीपल वर्किंग इन इंडिया, जो ब्रिटिशर्स होते थे और जब इंडिया में वो काम करते थे तो उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंड परमिट्स यानी कि ऑथराइज टू डू समथिंग यानी कि टिकट्स। यहाँ पे परमिट्स का मतलब क्या है? टिकट्स। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो ट्रेन टनल से पहले सरहद नाम के स्टेशन पर रुकी, वहाँ पे एक एंग्लो इंडियन आया, यानी कि एक ब्रिटिशर आया जो कि यूनिफॉर्म में था और इंडिया में वो जॉब कर रहा था। तो वो आया और उनकी परमिट्स चेक करने लगा, यानी कि उनकी टिकट्स चेक करने लगा, जैसे कि ट्रेन में, बस में हमारी टिकट्स चेक होती हैं वैसे ही। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। अब ये खान साहिब कौन है? खान साहिब हमारे स्टोरी के फर्स्ट हाफ का एक थर्ड कैरेक्टर है।
यानी कि खान साहब एक ऐसे पैसेंजर हैं जो ट्रेन में जा रहे हैं, किसके साथ? गंगाधर पंत गायतोंडे के साथ। अब क्या ये रियलिटी में जा रहे हैं? नहीं, ये उसी ख्याली, उसी पैरेलल वर्ल्ड में जहाँ पे वो बॉम्बे जा रहा है ट्रेन से, उसको ट्रेन में ऐसे ही कोई पैसेंजर मिल गया जिसका नाम खान साहब है, वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि दिस इज़ वेयर द, वो उसको बताते हैं कि दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। तो वो गंगाधर पंत को बताते हैं, कौन? खान साहब, कि ये वही जगह है जहाँ, यहाँ से आगे ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है। यानी कि अब से आगे आप जो पूरा एरिया देखोगे, जो स्टेशन देखोगे, वो ब्रिटिश राज के अंडर है, यानी कि उन्हीं के सब कंट्रोल में है, उनका एरिया स्टार्ट होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम। तो वो कहते हैं खान साहब इसको, किसको? गंगाधर को, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद ट्रेन से यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो। यस तो क्या बोला गंगाधर ने? यस, हाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। ये सही रिप्लाई था उनका कि हाँ मैं पहली बार बॉम्बे जा रहा हूँ। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, यानी कि वो ऐसे रियलिटी में तो हज़ारों बार बॉम्बे गए हैं, लेकिन जो ये बॉम्बे है, यानी कि ये बॉम्बे जहाँ पे एंग्लो इंडियंस आके टिकट चेक कर रहे हैं और यहाँ से ब्रिटिश राज स्टार्ट होएगा, ये वाला जो बॉम्बे है, इस बॉम्बे में वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने खान साहब को यस कहा। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर? तो उसने एक क्वेश्चन वेंचर किया, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा, किससे? खान साहब ने। तो गंगाधर उनसे पूछता है कि हाउ यू विल गो टू पेशावर, आप पेशावर कैसे जा रहे हो? क्योंकि खान साहब को कहाँ तक जाना था? पेशावर तक जाना था। तो उन्होंने बोला आप वहाँ तक कैसे जाओगे? तो दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। तो खान साहब कहते हैं कि ये जो ट्रेन है वो विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है, जिसको हम आज की डेट में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से भी जानते हैं, CST स्टेशन। तो वो कह रहे हैं, उस टाइम पे उसको विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, तो वो कह रहे थे खान साहब कि ये जो ट्रेन है विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है, मैं विक्टोरिया टर्मिनस तक जाऊंगा और उसके बाद मैं फ्रंटियर मेल नाम की ट्रेन पकड़ूंगा आज रात में, और कहाँ से? सेंट्रल स्टेशन से कैच करूंगा। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट? तो गंगाधर पूछता है कि कितनी दूर तक जाती है वो ट्रेन, वो वाली जो आप दूसरी वाली ट्रेन पकड़ोगे, और उसका क्या रूट होता है? तो खान साहब बताते हैं बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले मैं बॉम्बे से दिल्ली जाऊंगा। तो बॉम्बे यहाँ पे कहाँ है? बॉम्बे इस तरफ है। फिर यहाँ से वो कहाँ जाएंगे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से वो कहाँ जाएंगे? लाहौर। और लाहौर से फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर पेशावर। ये बॉम्बे है, बॉम्बे से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से लाहौर और लाहौर से पेशावर। तो ये उन्होंने बोला कि ये पूरा रूट मैं पकड़ूंगा। अ लॉन्ग जर्नी, और ये भी वो बोलते हैं खान साहब कि बहुत लॉन्ग जर्नी, कि यहाँ से लेके मुझे वहाँ तक जाना है, तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, और मैं डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों पेशावर पहुंचूंगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. तो जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे, कौन? ट्रेन में गंगाधर पंत और खान साहब, तो उन दोनों ने ऐसे एज अ पैसेंजर्स बहुत सारी बातें करी, वो अपने बिजनेस की बातें बता रहे थे, और गंगाधर एक विलिंग लिसनर था, यानी कि शौक से उनकी बात सुन रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था उनकी बातों में। For in that way he was able to get some flavor of life in this India and that was so different. तो बातों ही बातों में उसको मज़ा आ रहा था गंगाधर पंत को, क्योंकि वो इस इंडिया के फ्लेवर को टेस्ट कर रहा था, यानी कि जो वो बता रहे थे पेशावर की बातें हैं, वहाँ के बिजनेस की बातें, पुरानी सब बातें बता रहे थे। तो उन्होंने ये बातें, ये जो कॉन्वर्जेशन थी कभी किसी से नहीं करी थी, तो उनको मज़ा आ रहा था उनके साथ बातचीत करने में। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक। सब अर्बन का मतलब क्या होता है? रेजिडेंशियल एरिया। तो जैसे रेजिडेंशियल एरिया होता है ना, जैसे गांव हो गए, छोटे छोटे टाउन्स हो गए, तो ट्रेन अब एक सब अर्बन ट्रैफिक से, यानी कि बहुत सारे ट्रैफिक से, साइड में ट्रैफिक था और ट्रेन वहाँ से अब धीरे धीरे निकल रही थी। द ब्लू कैरेजेस कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड। तो अब जो ये ब्लू कैरेजेस थे, यानी कि ऐसे जो ब्लू कलर के ट्रेन के डब्बे थे, उनके ऊपर क्या लिखा था? GBMR। और GBMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहब। तो खान साहब बता रहे थे गंगाधर को कि ये GBMR लिखा है, और GBMR का फुल फॉर्म होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन द ब्रिटिश टेरिटरी। तो खान साहब बताते हैं कि जो ट्रेन के डब्बे हैं उनके ऊपर छोटा सा क्या लिखा हुआ है?
यूनियन जैक लिखा है, यानी कि यूनियन जैक ये वर्ड लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा लिखा है, और इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ से हम ब्रिटिश टेरिटरी यानी कि ब्रिटिशर्स के एरिया में अब हम एंटर कर चुके हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination Victoria Terminus. तो ट्रेन अब धीरे धीरे स्पीड उसकी कम हो रही थी और दादर नाम के इस स्टेशन को ट्रेन क्रॉस करके फाइनली कहाँ पहुंची, विक्टोरिया टर्मिनस के स्टेशन पे, जो कि लास्ट स्टेशन था। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। तो जो स्टेशन था वो बहुत साफ सुथरा और बहुत सुपर्ब कंडीशन में दिख रहा था। ऐसा नहीं था जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, डस्टबिन है, लोग स्पिट कर रहे हैं इधर उधर, तो वैसा नहीं, बिल्कुल रिमार्केबली परफेक्ट कंडीशन, नीट एंड क्लीन दिख रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो जो रेलवे में वहाँ पे स्टेशन पे जितना भी स्टाफ था, वहाँ पे कौन कौन सा स्टाफ था, एंग्लो इंडियंस थे यानी कुछ ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में जॉब कर रहे थे, कुछ पारसीज थे और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. Emerge मतलब कोई चीज़ बिगिन करना, कोई चीज़ शुरू करना, या वहाँ से जब आप निकलते हो, और इम्पोजिंग यानी कि बहुत इम्प्रेसिव। तो जैसे ही गंगाधर पंत वहाँ से बाहर निकले, स्टेशन की तरफ से बाहर निकलना स्टार्ट किए, उन्हें एक बहुत ही इम्पोजिंग बिल्डिंग दिखी, यानी बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही शानदार उनको एक बिल्डिंग दिखी। The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. तो उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे थे उस बिल्डिंग के ऊपर और वो प्रोक्लेम कर रही थी, यानी कि जैसे कि कोई चीज़ अनाउंस कर रही है, अनाउंस समथिंग ऑफिशियली अनाउंस कर रही है, और उन लोगों के लिए वो चीज़ लिखी हुई थी जो इस बॉम्बे को नहीं जानते हैं। और क्या लेटर्स लिखे थे उस बिल्डिंग पे, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो बड़ा बड़ा उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुए थे ये लेटर्स, इसका मतलब ये है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि उनके ऑफिसेज हैं, और ये जो बिल्डिंग है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि ये वो इंडिया नहीं है जो ब्रिटिश राज से अब छुटकारा पा चुका है, यहाँ पे ब्रिटिश राज अब भी था। Prepared as he for many shocks, Professor Guy Tonde had not expected this. अब मिस्टर गाय तोंडे, जो प्रोफेसर गाय तोंडे, ये बहुत सारे शॉक्स के लिए, बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड तो थे कि हाँ भाई मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे शॉक मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो शॉक था उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द 1857. At least this is what history books said. तो वो क्या सोच रहे थे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान छोड़ के चली गई थी, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ तो बुक्स में भी लिखी है कि हिंदुस्तान छोड़ के चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि अब भी उनकी बिल्डिंग बड़ी सी वहाँ पर है और उनका इतना सब उनका वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पे सारे। येट हियर इट इज़ नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग। तो फिर भी वो सोच रहे थे कि लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग यहाँ पे है अलाइव, मेरे सामने जिंदा ये खड़ी हुई है बिल्डिंग और फ्लरिश कर रही है, फ्लरिश कर रही है यानी कि सक्सेसफुली बढ़ रही है, ग्रो कर रही है अपने काम में। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स बिफोर 1857. हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड ही हैड टू फाइंड आउट। तो वो ये सोच रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री ने यहाँ पे टर्न लिया, यानी कि कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है। हाउ एंड व्हेन, कैसे हुआ है ये 1857 के टाइम का, ये जो 1857 के पहले जो कुछ चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, हाउ एंड व्हेन ही हैड टू फाइंड आउट। अब इसी प्रॉब्लम को, इसी कंफ्यूजन को उन्हें फाइंड आउट करना था कि 1857 के पहले एक रिवोल्ट हुआ था और 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हिंदुस्तान छोड़ के चली गई थी। यही आपको, हम सबको यही पता है क्योंकि ये रियलिटी है, यही फैक्ट है। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा सा एक बिल्डिंग थी और जो फ्लरिश कर रही थी यानी सक्सेसफुली ग्रो कर रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे हुआ, मतलब 1857 के आसपास ही कुछ ना कुछ टर्न हुआ है, कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है हिस्ट्री में, और यही चीज़ उनको फाइंड आउट करनी थी। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. अब वो स्टेशन से बाहर निकले और कहाँ गए, हॉर्नबाय रोड की तरफ गए। हॉर्नबाय रोड एक ऐसा ये रोड है, ऐसी लेन बनी हुई है जो कि बॉम्बे में है। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स थी
और ऑफिस बिल्डिंग्स थी, यानी कि जैसा हॉर्नबाय रोड को वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं था। वो बिल्कुल अलग ही रोड लग रहा था और वहाँ पे अलग शॉप्स थी, बिल्कुल अलग अलग बिल्डिंग्स थी। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग। हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नाम की भी एक बिल्डिंग थी जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वो उस बिल्डिंग को सर्च कर रहे थे, तो वो बिल्डिंग भी वहाँ पर नहीं थी। Instead, there were Boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyds, Barclays and other British banks, as in a typical high street of town in England. तो जो बिल्डिंग रियलिटी में जो वहाँ एग्जिस्ट करती है हॉर्नबाय रोड पे, वो सब नहीं थी। उसकी जगह वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स के बैंक्स थे। और कौन से बैंक्स थे? लॉयड्स बैंक, बार्कलेज बैंक, ये सब कौन थे? ये ब्रिटिशर्स के बैंक्स थे जो वहाँ पे थे। ऑल्सो ऐसा लग रहा था कि वो टिपिकली हाई स्ट्रीट टाउन इन इंग्लैंड में, उन्हें ये नहीं लग रहा था कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं इंडिया में हूँ। ऐसा लग रहा था मैं तो किसी ऐसी स्ट्रीट पे जो कि इंग्लैंड में, जो कि फॉरेन स्ट्रीट्स कैसी होती हैं जहाँ पे इधर बैंक्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, बीच में लोग चल रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इंग्लैंड के टाउन में आ गया हूँ, इंडिया में तो हूँ ही नहीं। He turned right along Home Street and entered Forbes building. फिर उसके बाद वो थोड़ा सा होम स्ट्रीट से थोड़ा सा राइट गए और कहाँ चले गए? फॉर्ब्स बिल्डिंग। वो फॉर्ब्स के ऑफिस, फॉर्ब्स की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर एंटर कर गए। I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. तो वहाँ पे जब वो फॉर्ब्स की बिल्डिंग में गए तो वहाँ पे एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, यानी कि ब्रिटिशर थी। उन्होंने उससे इंग्लिश में पूछा कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे, मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है। अब विनय गायतोंडे कौन है? ये गंगाधर गायतोंडे के बेटे हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। कहाँ पे? फॉर्ब्स के ऑफिस में, फॉर्ब्स बिल्डिंग में। तो वो उसी के बारे में पूछ रहे थे। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I'm afraid I can't find anyone of this name either here nor in any of our branches. Are you sure he works here? तो क्या होता है, जैसे उन्होंने पूछा कि मुझे विनय गायतोंडे से मिलना है, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने सारी टेलीफोन लिस्ट अपनी सर्च करना स्टार्ट करी, पूरी स्टाफ जो भी उनके काम करते हैं उनकी पूरी लिस्ट उन्होंने सर्च करना स्टार्ट करी। डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़, उनके सारे ब्रांचेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सबकी लिस्ट उन्होंने सर्च कर ली। किसने? रिसेप्शनिस्ट ने। लेकिन उसको विनय गायतोंडे नाम का कोई पर्सन नहीं मिला। तो वो अपना हेड शो करती, यानी कि वो ऐसे बोलती कि नहीं है, यहाँ पे तो इस नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर यू श्योर कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो वो यहीं पे काम करते हैं, वो यहीं पे वर्क करते हैं? तो मिस्टर गायतोंडे जो हैं वो बहुत शॉक हो गए गंगाधर पंत की, अरे ये कैसे हो सकता है। अब ये जो पूरा सिचुएशन है, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये स्टोरी, ये एक बहुत बड़ी सी स्टोरी का पार्ट है। ये जो हमारा चैप्टर है द एडवेंचर, ये एक बड़ी सी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और वो जो बड़ी सी स्टोरी जो हमने नहीं पढ़ी है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं कि पहले वो क्या होते हैं, कहीं जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। कौन? मिस्टर गंगाधर गायतोंडे अपने आप को डेड पाते हैं कि मैं मर गया हूँ, फिर ये फिर वो। तो उसके बाद ये सारे इवेंट्स आते हैं। वो गंगाधर जाते हैं अपने बेटे को ढूंढने। तो वो जो हमने पार्ट नहीं पढ़ा है ना, वहाँ उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आ सकता है कि ऐसा कैसा है कि यहाँ पे विनय गायतोंडे की भी बात हो रही। तो विनय गायतोंडे यहाँ पे पिक्चर में कहीं नहीं है, स्टोरी में कहीं नहीं है। एक बड़ी सी स्टोरी का ये एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं और उस बड़ी सी जो स्टोरी है उसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर गायतोंडे भी अपने दिमाग में ख्याल करते हैं वही अपने पैरेलल वर्ल्ड में कि मैं मर गया हूँ, फिर मेरा बेटा है को मैं ढूंढने गया। तो ये बस उसी की इवेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। This was a blow, not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have born. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको बहुत शॉक लगा इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट की बात सुन के कि अरे कि मेरा बेटा यहाँ पे काम ही नहीं करता। वो बोल रहे हैं कि मैं तो अब एक ऐसे वर्ल्ड में आ गया हूँ जहाँ पे उन्होंने हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, इस पैरेलल वर्ल्ड में उन्होंने अपने आप को ही डेड पाया कि मैं मर गया हूँ। जब मैं ही मर गया हूँ तो मुझे मेरा बेटा यहाँ पे कैसे मिलेगा? और या तो अभी तक तो मैं समझे यहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ हूँ, तो मेरा बेटा कैसे आया?
तो यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम एक बड़ी सी स्टोरी का छोटा सा पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उस बड़ी सी स्टोरी में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि गंगाधर पंत फिर यहाँ गया था, फिर वहाँ गया था, फिर उसने खुद को देखा कि अरे मैं तो मरा हुआ हूँ, उसके बाद फिर ये इवेंट्स हुए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको ये सोचना है कि वो बड़े से पार्ट के ये इवेंट सीक्वेंस में यहाँ पे आ रहे हैं। वो हमने नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ इस चैप्टर को एक पार्ट, एक उस बड़े से स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ एज अ चैप्टर पढ़ रहे हैं। He thanked the girl politely and came out. Which girl? जो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, मिस्टर गायतोंडे उसको थैंक यू बोल के वहाँ से बाहर निकल के आ गए। It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of the history. तो ये कैरेक्टरिस्टिक था, यानी कि ये मिस्टर गायतोंडे की क्वालिटी थी, हैबिट थी कि वो किसी भी चीज़ का टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेते थे, क्योंकि अब वो क्या गए थे, वो अपने बेटे को ढूंढने गए थे, वो उनका बेटा मिला नहीं, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी कि अब मेरा बेटा यहाँ पे है नहीं, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, किधर अपना नाइट स्पेंड करूँगा, किधर रहूँगा, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। उनके तो माइंड में बस ये टेंशन थी कि मुझे कैसे भी ये एशियाटिक लाइब्रेरी जाना है। ये जो लाइब्रेरी की पिक्चर है ये भी एक लाइब्रेरी है बॉम्बे में, बहुत फेमस लाइब्रेरी। तो उनको बस ये टेंशन था कि मुझे तो लाइब्रेरी जाना है और एक रिडल सॉल्व करना है। रिडल यानी कि जो मिस्ट्री है, जो पजल है कन्फ्यूजन का, कि हिस्ट्री कैसे मुझे अलग अलग दिख रही है, कैसे जो रियलिटी है और जो मैं अपने दिमाग में ख्याल सोच रहा हूँ वो अलग मुझे दिख रहा है, तो मुझे ये कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है, ये सब मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के मुझे अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. तो उन्होंने फटाफट से एक अपना जहाँ पे कहीं लंच खाने गए, लंच खा के कहाँ गए, वो टाउन हॉल की तरफ गए। टाउन हॉल वही जगह है जहाँ पे ये एशियाटिक लाइब्रेरी है। Yes, to his relief, the town hall was there and it did house of the library. तो उनके वो अब यहाँ लाइब्रेरी देख के वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। शॉक नहीं हुए का मतलब ये है कि हर चीज़ देख के वो क्या हो रहे थे, शॉक हो रहे थे कि अरे मैं यहाँ गया तो मुझे ये चीज़ अलग दिख रही है, मैं वहाँ गया तो मुझे वो चीज़ अलग दिख रही है। लेकिन यहाँ पे टाउन हॉल के बारे में उन्होंने सोचा था, टाउन हॉल एग्जैक्टली वैसा ही था और वहाँ पे एशियाटिक लाइब्रेरी थी। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. तो वो जैसे ही रीडिंग रूम में गए लाइब्रेरी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पूछा कि मुझे सारी लिस्ट ऑफ दो, हिस्ट्री बुक्स की सारी लिस्ट दो, इंक्लूडिंग हिज ओन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो खुद एक हिस्टोरियन थे और क्या थे, हिस्ट्री की बुक्स लिखते थे, तो उन्होंने अपनी लिखी हुई बुक्स भी वहाँ से उनसे मांगी कि आप मुझे मेरी बुक्स दो। मेरी बुक्स नहीं बोला होगा ऑब्वियसली, बस अपना नाम उन्होंने मेंशन किया कि मुझे गंगाधर गायतोंडे की बुक्स दो, तो उनको वहाँ से उनकी भी बुक्स मिली। His 5 volumes duly arrived on his table. और उनके टेबल पे उनको 5 वॉल्यूम्स मिली, यानी कि 5 लिखी हुई उनकी बुक, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, जिसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी कहते हैं, वही चीज़। He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. तो उन्होंने शुरू से जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है वो पढ़ना स्टार्ट करी, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम में लिखी थी। और फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने किसके बारे में पढ़ा, किंग अशोका के बारे में पढ़ा था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, और वॉल्यूम 2 में उन्होंने किसके बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्ता, क्योंकि अशोका के बाद समुद्रगुप्ता आए थे। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद घोरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू डेथ ऑफ औरंगजेब। तो वॉल्यूम 3 में उन्होंने मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ा और वॉल्यूम 4 में उन्होंने पढ़ा कि औरंगजेब के बारे में पढ़ा और औरंगजेब की कैसे डेथ हुई थी, यहाँ तक पढ़ा। तो ये जो 4 वॉल्यूम्स उन्होंने पढ़े थे ये बिल्कुल सही थे, इनमें कोई उनको कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि जैसा उनको पता था और जैसा वो रीड कर रहे थे एग्जैक्टली सब कुछ सेम था, उनके रियल वर्ल्ड में भी और उनके पैरेलल वर्ल्ड में भी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। Up to this period history was, he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. अब जो लास्ट वॉल्यूम, जो 5th वॉल्यूम उन्होंने रीड करना स्टार्ट किया, यहीं पे कुछ चेंज आया और यहीं पे उस चेंज की वजह से उनके माइंड में क्या आया, कंफ्यूजन आया। Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. कन्वर्ज का मतलब मीट, किसी एक पॉइंट पे आके आप रुके, और प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्टली यही लोकेशन एकदम एक्यूरेट है, लोकेशन यानी कि बिल्कुल सही है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो 5th वॉल्यूम था उन्होंने इनवर्ड्स दोनों साइड से पढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि एक बुक खोली और खोलने से पढ़ना स्टार्ट करी और लास्ट के पेजेस खोले और उसको भी उल्टे उल्टे बैकवर्ड पढ़ना उन्होंने सब स्टार्ट किया। तो उन्होंने दोनों साइड से बुक को पढ़ना स्टार्ट करा कि 5th वॉल्यूम में स्टार्टिंग में क्या हुआ था और एंड में क्या हुआ था, और पढ़ते 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 वो बीच में एक पॉइंट पे
एक पॉइंट पे मीट हुए यानी कन्वर्ज हुए और एक एग्जैक्ट लोकेशन पे आए, यानी एक प्रिसाइज लोकेशन पे आए जहाँ पर हिस्ट्री ने एक डिफरेंट टर्न लिया हुआ था, यानी कि यहीं पे थी वो पेज जहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, जो उनको रियलिटी में पता था और जो बुक में लिखा था वो दोनों चेंज थे, वो दोनों अलग चीज़ें थी। That page in the book described the Battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely. तो उस पेज में क्या लिखा था? उस पेज में बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा था। और कौन से बैटल ऑफ पानीपत? थर्ड बैटल, क्योंकि हम सबको पता है 3 बैटल्स हुए थे पानीपत में। तो जो थर्ड बैटल था वो किसके बीच में हुआ था? वो मराठास के बीच में और अफगान्स के बीच में हुआ था। और असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, जो मुझे, आपको, हम सबको पता है, यही हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कि जो मराठास थे वो हार गए थे और अफगान्स, जो कि उनका लीडर था अहमद शाह अब्दाली, वो जीत गया था। और उसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने हमारे हिंदुस्तान पे राज करना शुरू कर दिया था, इंडिया स्लेव बन गया था, यानी कि गुलाम बन गया था। लेकिन उस पेज पे, जिस पेज पे वो मिले थे वॉल्यूम 5 में, उसमें उन्होंने क्या रीड किया कि मराठास जो थे वो जीत गए और अहमद शाह अब्दाली हार गया। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young Vishwas Rao. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि उस बुक में लिखा था कि जो मराठास थे वो जीत गए और अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया और उसको उसके घर वापस भेज दिया गया, यानी कि काबुल भेज दिया गया। और किसने भेजा उनको वापस काबुल? ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी ने, यानी सक्सेसफुल जीती हुई मराठा आर्मी ने उनको वापस अपने घर भेज दिया। और मराठा आर्मी के लीडर्स कौन थे? सदाशिव राव भाऊ और उनके नेफ्यू, यानी कि उनके भांजे यंग सदाशिव राव। यानी कि यंग सदाशिव राव का मतलब ये है कि अभी वो यंग थे, अभी वो बहुत ज़्यादा मिडिल एजेड अपनी एज में नहीं आए थे। दिस पिक्चर विच यू कैन सी ओवर हियर इज सदाशिव राव भाऊ एंड द पिक्चर बिलो दिस पिक्चर यू कैन सी इज यंग विश्वास राव। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. अब blow-by-blow account का मतलब क्या है? blow-by-blow यानी कि step by step, यानी कि एक detailed account। तो इस बुक में जो वॉल्यूम 5 की जो बुक पढ़ रहे थे उसमें गंगाधर पंत को कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, यानी कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसके बारे में उनको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप नहीं पता था कि पहले लड़ाई हुई थी, फिर कैसे डेथ हुई, फिर क्या हुआ, ये सब उनको क्लियरली उस बुक में मेंशन नहीं मिला। उनको सिर्फ क्या मिला? कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इस युद्ध के बाद, इस बैटल के बाद क्या क्या हुआ, किस किंग को कितना लैंड मिल गया, किस किंग की कौन सी टेरिटरी थी, बस ये सब मेंशन था। जो मेन उस युद्ध की, जो मेन उस बैटल की जो बात है वो इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं थी। Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. गंगाधर पंत read through the account avidly यानी कि with great interest। उन्होंने पूरी बुक को बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा, यानी कि बहुत ध्यान से पढ़ा। The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो बुक थी उन्होंने खुद ही ने लिखी थी, तो राइटिंग भी जो बुक की थी वो उन्हीं की थी। वो आइडेंटिफाई भी कर पा रहे थे कि हाँ ये मेरी राइटिंग है, मैंने लिखी है ये किताब, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ये किताब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये जो बुक वो पढ़ रहे थे ये वो रियल बुक नहीं थी, क्योंकि जो असली बुक उन्होंने लिखी थी, यानी रियल वर्ल्ड में जब वो रियलिटी में थे, तो जो फॉर एग्जांपल एक बुक जो मैंने लिखी है वो मैं रीड करूँगी तो वो जो मुझे पता चलेगा ना, हाँ मैंने लिखी है, और मैंने लिखी तो ऐसा थोड़ी लगेगा कि मैं ये फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपने कुछ ख्याली दिमाग में हूँ, एक पैरेलल वर्ल्ड में, और मुझे एक बुक मिल रही है, हाँ मुझे दिख रहा है कि राइटिंग मेरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं इसको पहली बार पढ़ रही हूँ, तो ये मतलब वो रियल बुक नहीं थी। रियल बुक नहीं थी का मतलब ये है कि ये उनके दिमाग में ख्याल था, एक इमेजिनेशन था बस, कि वो शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। The victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India। अब मोरल बूस्टर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कोई चीज़ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, आपका मोटिवेशन बढ़ा दे, तो उसे हम कहते हैं मोरल बूस्टर। तो जो इनकी विक्ट्री थी, मराठास की जो जीत हुई थी इस बैटल में, उससे उनका मोरल बूस्टर हो गया था, यानी कि उनका मोटिवेशन बहुत बढ़ गया था, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। बट इट ऑल्सो स्टैब्लिश द सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। और नॉर्दर्न इंडिया यानी कि ये इंडिया का मैप है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ,
तो ये जो एरिया है इसको हम नॉर्दर्न इंडिया पूरा कहते हैं, ये पूरा एरिया नॉर्थ इंडिया है। तो यहाँ पे इनकी सुप्रीमेसी हो गई, यानी कि द कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू अदर्स। सबसे ऊपर कौन आ गए? नॉर्दर्न इंडिया में मराठास आ गए थे, क्योंकि वो बैटल जीत गए थे। The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansion program. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, सामान बेचने के लिए और अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, वो ये सब चीज़ें साइड लाइन से देख रही थी, यानी साइड से दूर खड़े होकर देख रही थी कि कैसे मराठास नॉर्दर्न इंडिया में सुप्रीम हो गए हैं, सबसे ऊपर हो गए हैं, दूर से देख रही थी। और ये सब देखते देखते उन्होंने क्या किया, टेम्परेली अपना जो एक्सपेंशन प्रोग्राम था, एक्सपेंशन प्रोग्राम का मतलब, एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, यानी कि अपनी टेरिटरी, अपना एरिया ऑफ लैंड मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, प्लान करूँगी कि ये एरिया मेरे कंट्रोल में, चलो इनको डिफीट करके अब ये एरिया भी मेरे कंट्रोल में, तो एक्सपैंड करती जाऊँगी, यानी अपने एरिया, अपनी टेरिटरी को बढ़ाती जाऊँगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी कुछ इसी तरीके के कुछ प्लान्स थे जो उन्होंने शेल्व कर दिए, यानी कुछ टाइम के लिए साइड में रख दिए, टेम्परेरीली अभी हटा दिए। क्यों? क्योंकि वो मराठास को भी देख रहे थे कि कैसे वो टॉप पे पहुंच गए हैं और फ्लरिश करते जा रहे हैं, यानी कि सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं, तो उनको टेंशन हो गई बहुत। तो अभी उन्होंने ये सब एक्सपेंशन को जो है सब अभी साइड में रख दिया और इस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. अब पेशवास कौन? पेशवास यानी मराठास, मराठास को ही हम यहाँ पे पेशवास कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पेशवास का जो इमीडिएट रिजल्ट था, बैटल जीतने के बाद इमीडिएटली उनका रिजल्ट क्या आया कि उनकी पूरी मराठा आर्मी को कौन लीड कर रहा था? भाव साहेब और विश्वास राव। भाव साहेब और विश्वास राव, ये दोनों कौन थे? भाव साहेब जो कि लीडर थे, और उनको कौन, उनका भतीजा कौन था? विश्वास राव। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों जीते थे, यानी कि ये दोनों सक्सीड हुए थे। इनके जो फादर एक्सपायर हुए थे 1780 के बाद, किसके? भाव साहब के जब फादर एक्सपायर हुए 1780 के बाद, तो उसके बाद भाव साहब आए और साथ में धीरे धीरे कौन काम करता था? इनके विश्वास राव। तो दोनों मिलके मराठा आर्मी या पेशवा आर्मी को मैनेज करते थे और कंट्रोल करते थे। द ट्रबल मेकर दादा साहेब was relegated to the background and eventually retired from the state politics. Relegated to यानी असाइन टू अ लोअर रैंक। तो मराठा आर्मी को हमेशा कौन परेशान करता था? उन्हीं के पेशवा या मराठा में रहने वाले दादा साहेब। ये क्या हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे इन लोगों के लिए। किसके लिए? भाव साहेब और विश्वास राव के लिए। तो उनको इन्होंने क्या कर दिया? एक लोअर रैंक में रख दिया, यानी कि एक लो रैंक में रख दिया। और लो रैंक में रखने के बाद उन्होंने क्या किया? उनको स्टेट पॉलिटिक्स में एक बहुत छोटी सी रैंक दे दी कि हाँ भाई अब तुम ज़्यादा हमारे काम में इंटरफेयर मत करना। To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वास राव। तो अभी इन्होंने क्या किया? दादा साहेब को एक छोटे रैंक पे रख दिया और फाइनली धीरे धीरे पूरी स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर कर दिया, यानी धीरे धीरे उनको हटा ही दिया ताकि उनका कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। और डिस्मे यानी कि शॉक, ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। अब भाव साहेब नहीं है, यानी नहीं रहे का मतलब यानी कि अब वो हेड पोजीशन पे नहीं थे, मराठा के अब लीडर नहीं थे। अब मराठा के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? विश्वास राव। तो ये बहुत चीज़ डिस्मे था, यानी ये बहुत चीज़ शॉकिंग थी। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि अब तो विश्वास राव जो है वो कौन बन गया? लीडर बन गया मराठा आर्मी का। He and his brother Madhavrao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. तो विश्वास राव का भाई कौन था? माधव राव। तो विश्वास राव एंड माधव राव दोनों ने मिलके पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने राज करना मिलके स्टार्ट किया। और पॉलिटिकल एक्यूमेन मतलब पॉलिटिकल स्मार्टनेस, और वेलर मतलब ग्रेट करेज इन बैटल। तो पॉलिटिकल एक्यूमेन यानी कि आप पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट हो, राजनीति अच्छे से समझ सकते हो। और वेलर का मतलब ये होता है कि आपके पास करेज है, यानी हिम्मत है, ताकत है, बैटल में लड़ने की यानी युद्ध लड़ने का साहस है। तो एक कौन था? विश्वास राव, एक था माधव राव। दोनों की एक एक क्वालिटी थी। जो विश्वास राव था वो पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट था, और माधव राव जो था वो बहुत साहसी योद्धा था, यानी कि बैटल में लड़ने की हिम्मत रखता था। तो दोनों ने मिलकर अपनी दोनों बेस्ट क्वालिटीज़ के साथ पूरे हिंदुस्तान पर राज करना स्टार्ट किया। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras
just like its European rivals, the Portuguese and the French. अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदुस्तान में कौन आए थे? पोर्चुगीज और फ्रेंच लोग आए थे और धीरे धीरे राज करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया पे। और हम सबको ये पता है कि उन्होंने कहाँ राज किया। पूरे हिंदुस्तान पे तो राज नहीं कर पाए थे, सिर्फ इंडिया के एक छोटे से हिस्से पुडुचेरी, जिसको आज की डेट में हम पौंडीचेरी कहते हैं और गोवा कहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ पौंडीचेरी गोवा तक ही अपना राज कर पाए थे। कौन? पोर्चुगीज और फ्रेंच। उसके आगे इंडिया में ये लोग बढ़ नहीं पाए थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो राइटर है वो कंपेयर कर रहे हैं पौंडीचेरी के ये पुडुचेरी और फ्रेंच लोगों के कॉम्बिनेशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने भी उन्हें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ पॉकेट्स दिए, यानी हिंदुस्तान का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिया। और वो कौन से हिस्से दिए हमने? बॉम्बे दिया, कैलकाटा दिया और मद्रास दिया, बस। यानी कि अब पूरे हिंदुस्तान पे कौन राज करेगा? मराठास राज करेंगे। और छोटे छोटे पॉकेट्स दे दिए उन्होंने, छोटा छोटा राज किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और किस स्टेट्स पे दिया, किन सिटीज़ में दिया? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। यानी सिर्फ इन 3 सिटीज़ पे कौन राज कर सकता है? राज यानी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किसका हो सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और किसी का नहीं। For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. अब मराठास ने क्या किया? दिल्ली में मुगल सल्तनत का राज रहने दिया और थोड़ा बहुत, उनको भी पूरी पावर नहीं दी, यानी कि 1% पावर दे दी बस, कि थोड़ा बहुत तुम भी राज करो दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत यानी मुगल्स को थोड़ा राज दे दिया। क्यों दिया? फॉर पॉलिटिकल रीजंस। उनके कुछ राजनीतिक रीजंस हो सकते हैं, यानी कि उनके कुछ हो सकता है बेनिफिट मिल रहा हो कि यहाँ पे ये है, इनको अभी रहने दो यहाँ पे, तो इसलिए इनको कह दिया दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली को मुगल सल्तनत दे दी, यानी कि मुगल्स को दे दिया कि तुम सिर्फ दिल्ली पे अपना थोड़ा बहुत राज करो। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. They set up their own centers for science and technology. अब de facto का मतलब क्या है? Existing in fact with or without any lawful authority. De facto यानी कि कोई चीज़ें जो फैक्ट है, यानी कि सच्चाई है, उन्हें कोई बदल नहीं सकता, कोई भी लॉ आके उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी कि अगर सूरज निकल रहा है तो सूरज निकलेगा, हम सबको पता है, ये फैक्ट है, रियलिटी है। कोई भी लॉ आके इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि इस टाइम निकला, उस टाइम नहीं निकला। जो सच्चाई है उसे कोई बदल नहीं सकता, सबको पता है। तो डी फैक्टो यानी कि ये होता है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? स्मार्टनेस, क्विक विटेड, जो चीज़ बहुत स्मार्टनेस से करी जाए। और डॉनिंग का मतलब क्या है? बिगनिंग, किसी चीज़ की जब कोई शुरुआत हो रही हो। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब 19th सेंचुरी आई तो ये जो डी फैक्टो रूलर्स थे पुणे से, वर बिगनिंग इनफ टू रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप। तो जो मराठास थे 19th सेंचुरी में देखने लगे कि अरे भाई ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल एज है, यानी कि यूरोप जैसी बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत टेक्नोलॉजी और बहुत ये सब चीज़ें आ रही हैं। कौन देख रहे थे? मराठास देख रहे थे। उनको लगा कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, कितनी सारी चीज़ें बिगिन हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही, तो हमारे हिंदुस्तान में भी आनी चाहिए। तो दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मराठास ने क्या किया? हिंदुस्तान में अपने खुद के सेंटर्स साइंस और टेक्नोलॉजी के इन्होंने सेटअप किए। क्यों? क्योंकि यूरोप को वो देख रहे थे कि वो लोग ग्रो कर रहे हैं, तो दे वॉन्टेड कि हम भी ऐसे ग्रो करें। Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि जो मराठास हैं, यानी जो विश्वासराव और माधवराव हैं, ये क्या कर रहे हैं? यूरोप से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यूरोप को देख के यहाँ इंडिया में टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स और साइंटिफिक सेंटर्स जो है यहाँ पे अपने सेटअप कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम लोग तो ब्रिटिशर्स हैं, हमारे पास तो बहुत दिमाग है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हम इनको थोड़ी सी हेल्प देते हैं ताकि हमारा ना थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। क्योंकि अभी इनको क्या दे दिया था? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास दे के कोने में छोड़ दिया कि तुम वहीं देखो। तो उन्होंने सोचा अगर हम टेक्नोलॉजी वाली चीज़ में आगे बढ़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, विश्वासराव माधवराव को बोलें कि हमें आगे करो, हम तुम्हारी इसमें हेल्प करते, तो हमारा इंडिया पे और इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी हम देंगे हिंदुस्तान को। इट ऑफर्ड एड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प और एक्सपर्ट्स दिए। किसको? विश्वासराव और माधवराव को। They were accepted only to make the local centers self-sufficient, needing no outside help. Self-sufficient का मतलब कि हमें बाहर की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वासराव और माधवराव दोनों मान गए, मराठा आर्मी मान गई कि चलो ठीक है, हम तुमसे थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, पूरी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्प लेंगे अपना टेक्नोलॉजिकल सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
और इसीलिए उन्होंने लिया कि ताकि वो लोग आएंगे, थोड़ा बहुत सिखाएंगे तो हमारे इंडियंस भी सीख जाएंगे उनसे और उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, फिर बोल देंगे कि नहीं बस हमें और तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, अब हमें सब कुछ आ गया है। The 20th century brought about further changes inspired by the West. वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज। जब 20वीं सदी आई तो बहुत सारे चेंजेस लेके आई, और किससे इंस्पायर्ड हो गई थी ये पूरी 20th सेंचुरी, वेस्टर्न कंट्रीज से। जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था वैसा इंस्पायर होकर इंडिया में भी यहाँ पे वही सब चीज़ें हो रही थी। इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। अब हमने सब ने सोशल स्टडीज़ में, सिविक्स में पढ़ाई कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे 20th सेंचुरी आई तो सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जैसा हो रहा था, जैसा फॉरेन कंट्रीज़ में होता था कि वहाँ डेमोक्रेसी होती थी, यानी कि वहाँ पे सब लोग मिलके इलेक्शन करते थे और एक अपना प्राइम मिनिस्टर, पीएम, कुछ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते थे और वो जीतते थे। तो उन्होंने बोला कि अब 20th सेंचुरी में चेंज आया, यानी किंगडम्स, यानी कि राजा महाराजा नहीं रहेंगे, अब क्या रहेगी, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे किस चीज़ पे, डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी यानी कि अब एक इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बेसिस पे पीएम, सीएम, अलग अलग मिनिस्टर्स, मंत्रियों को हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे हमारा देश चलाने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट आएगी अब। By then, the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. तो तब तक क्या हुआ, तब तक पेशवाज यानी मराठाज ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया, अपना पूरा किंगडम खो दिया, अपने एंटरप्राइज भी ख़त्म कर दिए, क्योंकि अब देश जो था वो किंगडम यानी राजा महाराजा नहीं चलेंगे, अब डेमोक्रेसी की तरफ जाएगी कंट्री, यानी कि अब इलेक्शंस होंगे और एक गवर्नमेंट बनेगी और एक पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स, नेता, मंत्री, ये सब होंगे अब। तो इस तरीके से पेशवाज यानी इस तरीके से मराठास ने अपना कंट्रोल खोया। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सच नहीं है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वो पूरे ख्याल, वो पूरा पैरेलल वर्ल्ड में जो पूरे गंगाधर पंत एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं था। The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. अब ये जो ट्रांजिशन हुआ यानी कि ये जो चेंज हुआ, कौन सा चेंज, कि हम किंगडम से कहाँ पहुँच गए, डेमोक्रेसी पे। हम किंगडम से कहाँ पहुँचे, डेमोक्रेसी पे जो ये पहुँचे, जो ये चेंज हुआ है, जो ये ट्रांजिशन हुआ है, वो दिल्ली सल्तनत यानी मुगल्स ने इसको सर्वाइव कर लिया, यानी कि उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों, बिकॉज इट वील्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि वील्डेड यानी कि कोई होल्ड या यूज़, तो वैसे भी उनके हाथ में मराठास ने कोई ज़्यादा पावर नहीं दी थी। मैंने क्या बताया था, दिल्ली सल्तनत मुगल्स को दे दी थी और 1% पावर दे दी थी, ठीक है तुम लोग थोड़ा बहुत दिल्ली चलाओ, उनके थोड़े बहुत पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मराठास ने दे दी। तो वैसे भी उनके हाथ में कोई ज़्यादा कोई पावर थी नहीं, ज़्यादा वो पावर दिखा नहीं पाते थे, विल्डेड यानी कुछ पावर नहीं दिखा पाते थे। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ किंगडम से लेकर डेमोक्रेसी पर, इसका दिल्ली सल्तनत पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 पार्ट्स में प्लान किया हुआ है, तो यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें मैं आपको कंटिन्यू करूँगी कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।